हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज में हम रोज एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक के जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं दोस्तों वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें एप्लीकेशन पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर बेस्ड साइंस एंड टेक पर बेस्ड होते हैं। तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसे फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन, जो उसकी बॉडी है, उसका कंक्लूजन है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके एक मॉडल आंसर ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों वेलकम टू श्रीराम साईएस। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक वन ऑन वन फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठाइए। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछे जाते हैं जीएस 3 में, और नॉर्मली 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं वेटेज के हिसाब से। 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम होते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी होते हैं, कुछ 10 मार्कर होते हैं, कुछ 15 मार्कर होते हैं। तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2020 की मेंस में, ओके पर जैसा कि आप जानते हो कि ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन 26, 27 में भी रिलेवेंट रहेगा? तो दोस्तों ये रिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की जो थीम है वो चेंज नहीं होगी। इसी थीम पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस आएंगे, इससे डीपर लेवल आएंगे, या जो भी ये 5-6 सालों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट और इस थीम को समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग प्रॉपरली फ्रेम कर पाते हैं तो करंट बेस्ड इसी थीम पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे भी हम लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन की जो थीम है वो है दोस्तों एनर्जी। ये एनर्जी पर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन अ कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि जो सनलाइट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिराइव करते हैं फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू, पीवी सेल्स के थ्रू, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो कन्वेंशनल एनर्जी से जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनसे जो एनर्जी रिट्रीव करते हैं, उसको यहाँ पे हमें बेनिफिट बताने हैं, उसको कॉन्ट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है। सेकंड पार्ट है व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये आज भी रिलेवेंट है और आगे भी रहेगा। आगे भी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला सकती है, या जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स है उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट चेंजेस कर सकती है। इसलिए दोस्तों सेकंड पार्ट जो है वो आज भी रिलेवेंट है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों ये एक मेन क्वेश्चन जो था ये था 250 वर्ड्स में लिखना था, 15 मार्क का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स है। हमारे आंसर में इन दोनों सब पार्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा और दोनों सब पार्ट्स को अच्छे से आंसर करना होगा, तभी हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। तो दोस्तों पहला सब पार्ट है डिस्क्राइब द बेनिफिट। यहां पर हमें बेनिफिट बताना है किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से, फोटोवोल्टिक सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसके बेनिफिट हमें बताने हैं, और वो भी कंपैरिजन में किसके साथ, तो जो कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन है उसके कंपैरिजन में, उसके कॉन्ट्रास्ट में हमें उसके बेनिफिट बताने हैं। सेकंड जो है वो है दोस्तों व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे 2020 में जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ऑफर किए थे उसके बावजूद और एडिशनल जो बेनिफिट्स है या जो इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, जिसे हम लोग इस आंसर में कवर करेंगे ताकि ये हमारा आंसर रिलेवेंट हो जाएगा। साथ ही फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव आता है तो वो आपके नोट्स में होना चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। अब दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसके जो टेल वर्ड्स होते हैं उन्हें हमें समझना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में टेल वर्ड जो है व्हाट, तो हमें यहाँ एक क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें व्हाट बता देना है कि कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो हम सिंपली उन इनिशिएटिव्स को लिख देंगे, उनके बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट जो है वो लिख देंगे। पर जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें टेल वर्ड है दोस्तों डिस्क्राइब। हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं बेनिफिट किसके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग डिराइव करते हैं सनलाइट से, उससे, और कॉन्ट्रास्ट किसके साथ, तो कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन के साथ। यानी दोस्तों जब ये टेल वर्ड डिस्क्राइब जब आता है इसका मीनिंग क्या होता है, अगर डिस्क्राइब बोला है तो हमारे आंसर में क्या चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे
टू गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स, हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है या फीचर्स बताने हैं और हमें उनमें जो मेन इवेंट है उन्हें आउटलाइन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है या इस टॉपिक का जो बैकग्राउंड जो है उसे थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनमें दोस्तों मोस्टली कोल आता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या ऑयल या गैस बेस्ड जो पावर प्लांट है उनकी बात होती है। थर्ड जो है दोस्तों वो है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये हमारे हो गए कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल में ही यहाँ पे हाइड्रो पावर भी आता है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल अलग सेगमेंट होता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल अलग सेगमेंट होता है। जब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात होती है तो उसमें दोस्तों हाइड्रो पावर भी कन्वेंशनल पावर सोर्स में आता है जो हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते हुए आ रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर वही अगर बात यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल की करें, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो डिफरेंस है वो हमें याद रखना है कि यहाँ पर बात रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की नहीं हो रही है, यहाँ बात कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की हो रही है। अब नॉन कन्वेंशनल में सोलर भी आता है, यहाँ पे विंड पावर भी आता है, और दोस्तों यहाँ पे बायोगैस या टाइडल पावर इनकी भी बात होती है। अब ये हो गए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। अगर इसी को हम लोग रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड करेंगे तो ये जो हाइड्रो पावर है ये नॉन रिन्यूएबल में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल पावर सोर्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये कि कन्वेंशनल पावर सोर्सेस से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी कैसे बनती है उसे भी हम लोग बैकग्राउंड में लेते हैं, समझते हैं, ताकि इस चीज़ को आप इंट्रो में भी लिख सकते हो या जो हमारी बॉडी है जो डिस्क्राइब हमें बेनिफिट जो डिस्क्राइब करने हैं उसे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले जैसे कोल पावर प्लांट की अगर बात करते हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की, तो सबसे पहले कोल को माइन करना होगा, उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक? तो पावर प्लांट तक। वहां जाने के बाद इस कोल को क्या करते हैं? तो दोस्तों इस कोल को बर्न किया जाता है और यहां से जो हीट जनरेट होती है उस हीट से यहां पे वाटर को बॉईल करते हैं। उस हीट से वाटर को बॉईल किया जाएगा, फिर उससे बनाई जाएगी स्टीम, और इस स्टीम को यूज करके दोस्तों टरबाइन को रोटेट किया जाता है। अब टरबाइन को रोटेट करने के बाद जाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को जब हमने समझा, इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे सोलर पावर के साथ, फोटोवोल्टिक सेल के साथ, ताकि उसके बेनिफिट हमें इसके कॉन्ट्रास्ट में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है उसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो कोल जो होता है, कोल में जो एनर्जी होती है वो होती है केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं हीट एनर्जी में। इस हीट एनर्जी से जो स्टीम बनती है उस स्टीम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और इस काइनेटिक एनर्जी से दोस्तों बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे 4 एनर्जी कन्वर्जन होते हैं, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक या मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन 4 फेजेस में, तो यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसी जो है वो 30 to 40% ही होती है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो प्रोसेस में लॉस हो जाती है। अब ये थे कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में इन्फो, इसे आप अपने इंट्रो में लिख सकते हो, या कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में भी इंट्रो में आप डिफाइन कर सकते हो। या दूसरा पॉइंट जो है वो ये भी बता सकते हैं कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनसे आज की डेट में इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है कन्वेंशनल सोर्सेज से। 70% प्रोड्यूस होती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करोगे तो जो रिन्यूएबल है इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% से ज़्यादा है, पर एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों आज भी 70% जो है वो कोल बेस्ड या कन्वेंशनल सोर्सेज से ही आती है। तो चलिए अब इसके बेनिफिट समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बेनिफिट से लिखना है, तो दोस्तों बेनिफिट हमें यहाँ पर जो है, अब ये बेनिफिट लिखने से पहले फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं जिन्हें हम लोग पीवी सेल जो कहते हैं, जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन जो है वो सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट, अगर जो मेजर सब हेडिंग्स है उनकी अगर बात करें तो एनवायरमेंट फ्रेंडली ये होगा,
अब एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों, तो दोस्तों उसे समझते हैं, या मेजर हेडर में अगर इनके बेनिफिट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा दोस्तों इसका जो बेनिफिट है वो है कि यहां पर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पे कोई कंबशन नहीं होता है, ओके यहां पे कंबशन नहीं होता है, सो नो एयर पोल्यूशन। तो फोटोवोल्टिक सेल में कोई एयर पोल्यूशन नहीं होगा और साथ ही कोई रेसिड्यू भी नहीं रहेगा, नो रेसिड्यू। जैसे कि कोल पावर प्लांट में दोस्तों ऐश जो है ये रेसिड्यू होती है, कोई रेसिड्यू भी नहीं रहेगा। वैसे ही कोल पावर प्लांट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टीम बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए, तो यहां पे वाटर की जरूरत नहीं है, यहां पे वाटर की भी जरूरत नहीं है। ये मेजर उसके बेनिफिट्स है। तो ये दोस्तों एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई रेसिड्यू हार्मफुल ऐश क्रिएट नहीं हो रही है, वाटर की यहां पर जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ये कैसे हेल्प करेगा, तो दोस्तों यहां पे ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इनके लिए जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जो माइनिंग के वजह से जो लैंड वेस्ट होता है, ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इन फोटोवोल्टिक सेल्स में नहीं होते हैं, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल जो है ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। साथ ही दोस्तों हम लोग हमारे क्लाइमेट टारगेट जो है इन्हें अचीव कर सकते हैं, क्लाइमेट टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी क्यों, तो दोस्तों अभी हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो मोस्टली पेट्रोलियम यूज होता है, कोल यूज होता है, नेचुरल गैस यूज होती है, और जैसा कि अभी हमने देखा कि हम पेट्रोलियम पे 85% पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं, तो फ्यूल डिपेंडेंसी है। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग कैसे, तो ईवी कार्स के थ्रू, ईवी टू व्हीलर्स के थ्रू, जो कुकिंग है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन पर रन कर सकते हैं, तो और जो इलेक्ट्रिसिटी है सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल पावर यूज करने के लिए हम लोग सोलर पावर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोर्स जो है ये अनलिमिटेड है, सोर्स जो है अनलिमिटेड है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी यहाँ पर अचीव होगी, क्लाइमेट चेंज के टारगेट भी अचीव होंगे। तो ये इतने सारे बेनिफिट जो है वो फोटोवोल्टिक सेल से आते हैं, क्योंकि फोटोवोल्टिक सेल में दोस्तों यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता है, और ये मोस्टली क्या यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। अब सोलर पावर के इतने सारे बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब इनके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो दोस्तों पहली जो इसकी लिमिटेशन जो है उसके लिए हमें चाहिए सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर के इसमें प्रॉब्लम जो है वो है प्रोडक्शन, तो इंडिया सेमीकंडक्टर या फोटोवोल्टिक सेल जो है उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। इनके लिए हमें चाहिए होते हैं दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, इन्हें हमें बनाना होगा। सोलर पार्क के लिए जरूरत होती है लैंड की, सोलर पार्क अगर हमें स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है जो मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर कर सके। तीसरा जो इसमें प्रॉब्लम जो है ये सोर्स जो है ये इंटरमिटेंट स्टोर है, ओके इंटरमिटेंट मींस ये 24/7 नहीं चल सकता, ये सिर्फ डे टाइम में ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही इसके एनर्जी की जो प्रोडक्शन की जो लिमिटेशंस है, जैसे एनवायरनमेंट पे डिपेंड होती है, बारिश है तो कम होगा, समर है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। फिर उसी के साथ दूसरा जो इशू है वो है स्टोरेज इशू। अब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़े इन्वर्टर्स नहीं है, और अभी स्टोरेज के लिए जो लिथियम बेस्ड बैटरीज यूज करते हैं उस पर भी हमारा उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा नहीं है, उस पर भी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो ये इतने सारी लिमिटेशंस जो है उन्हें भी हम लोग हमारे आंसर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन, तो हमने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज देखे, कन्वेंशनल एनर्जी में कौन से इश्यूज होते हैं वो देखे, उनके कॉन्ट्रास्ट में सोलर एनर्जी के जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो हमने देखे। साथ ही हमने सोलर पावर की जो लिमिटेशंस है उनके बारे में भी डिस्कस किया। तो दोस्तों ऐसे जो पहला पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का वो यहाँ पर आंसर्ड होता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय अवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अब हमारे गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो ऑफर किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन, अब दोस्तों इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2010 में, और इसी ने ही इंडिया में जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पीवी सेल से या बाकी जो भी सोलर रिवोल्यूशन इंडिया में हुआ है उसका फाउंडेशन इसने लाइट किया था।
ओके इसका फाउंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई किया था। उसके बाद जो क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स है, जिसमें हम लोगों ने पहले इनिशियल टारगेट रखा था कि बाय 2020 हमें 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनानी है रिन्यूएबल से, जिसमें 100 गीगावाट जो है वो आनी थी सोलर से। अब वैसे ही दोस्तों हमारा दूसरा भी जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, बाय 2030 हमें 500 गीगावाट जो है ये हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाना है, पर उसमें से मेजर चंक जो है नियर अबाउट यहाँ पे 200 गीगावाट जो है वो आना है सोलर पावर से। तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट्स रखे हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने रखा है वो है दोस्तों सूर्य घर योजना। अब ये जो सूर्य घर योजना है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ने ये रूफटॉप स्कीम लॉन्च की है। रूफटॉप, तो इसमें इंडिया के जितने भी घर है उनके रूफटॉप पर हमें सोलर सिस्टम लगानी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री दी जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, और ये पूरी प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन है, जिसके वजह से इंडिया में जो सोलर सेल का अडॉप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। वो ये चेंज हम लोग भी देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग में कि कैसे आजू बाजू के सारे घरों पे ये सोलर रूफटॉप जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों पीएम कुसुम स्कीम की। पीएम कुसुम, अब इस स्कीम में दोस्तों गवर्नमेंट जो है ये जो एग्रीकल्चरल पंप है, ओके एग्रीकल्चरल सोलर पंप जो है उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ताकि एग्रीकल्चर में सोलर पंप इस्टेब्लिश हो, ताकि इरिगेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो सोलर पैनल से बनी वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, और ये दोस्तों डिसेंट्रलाइज कर देगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को। तो पीएम कुसुम एक बड़ा इनिशिएटिव है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, ताकि सोलर सेल का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया जा सके। या जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है जिसमें नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन भी आता है, उससे भी इनिशिएट किया जा रहा है कि डोमेस्टिकली हम लोग इन सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करें। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में हम लोग बहुत सारी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली पहले ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए लिमिटेड था, पर अब इसमें पूरी दुनिया की कंट्री ऐड हो सकती है, ताकि पूरी दुनिया में सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का वो भी यहाँ पे रिक्वायर सेटिस्फाई हो जाता है। अब इसके कंक्लूजन में हम लोग जो पॉइंट डिस्कस किए उन्हें कंक्लूड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को सोलर सेल है उसे और बूस्ट देने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी को भी अचीव कर सके, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, और साथ ही जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टारगेट्स है उन्हें भी अचीव कर सके। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। होपफुली ये जो डिस्क्रिप्शन था ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। कल और एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे और उसका आंसर ऐसे ही फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।